हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अब्दुल वहाब डॉक्टर स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्पेशल वीडियो करने जा रहे हैं। जैसा कि चैनल का नाम डॉक्टर स्टूडियो है, हमने बहुत कम मेडिकल प्रोफेशनल के ऊपर इस चैनल के ज़रिए कवरेज दी है। तो आज के दिन ये स्पेशल इंटरव्यू है। मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं। बेसिकली कहना चाहिए कि मैं डॉक्टर स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से एज अ होस्ट हूँ, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए इन अ ट्रू सेंस तो बर्मिंघम के अंदर आज मेरे होस्ट हैं जिनकी तरफ मैं गेस्ट हूँ, वो डॉक्टर सुमैया सलीम हैं। आपने एफएससी की है 2008 से 2010 के दरमियान में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज उकाड़ा से। आपका ताल्लुक मेरे शहर से है। और फिर आपने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है पब्लिक सेक्टर की हमारे पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से मेडिकल ग्रेजुएशन की फ्रॉम 2011 टू 2017। 1 साल हाउस जॉब की। उसके बाद आपने प्लैब 1 एंड प्लैब 2 एग्जामिनेशन पास किया। जीएमसी रजिस्टर्ड आप डॉक्टर हैं। आपने 2-3 साल जो है यूनाइटेड किंगडम के अंदर सर्व किया है। आजकल आप एज अ जीपी ट्रेनिंग जो है वो ज्वाइन करने जा रही हैं क्वेंट्री के अंदर एक पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट को। वीडियो बनाने का मेनली मकसद ये है कि जूनियर डॉक्टर्स के अंदर एक तासुर पाया जाता है कि अगर आप यूनाइटेड किंगडम के अंदर आते हैं, जीएमसी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो आपका जो करियर पाथवे है वो एक लेवल से आगे मूव नहीं कर पाता। आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, आप स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ हमारे पास एक लाइव एग्जाम्पल है जो कि ना सिर्फ हमारे लिए एक बाइस फ़ख्र हैं, बल्कि इट इज़ ऑल्सो प्राउड फॉर हर पेरेंट्स एज वेल। तो उनका जर्नी कैसा रहा, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर सुमैया सलीम से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। वैसे तो कहा ही जाता है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जिन भी बच्चों का एडमिशन होता है, लाइक मेरा भी एजुकेशन के अंदर एक्सपोजर है काफ़ी ज़्यादा। मैं एमडी कैट की तैयारी भी मैं करवाता रहा हूँ, खुद भी पब्लिक सेक्टर मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। तो 3000 के करीब मेडिकल जो ग्रेजुएट्स हैं वो क्रीम ऑफ द नेशन समझे जाते हैं, लेकिन सुपर क्रीम ऑफ द नेशन जो है वो किंग एडवर्ड या केमिकॉलियन ही होते हैं। कैमकॉल जिनको कह दिया जाता है, जो यू आर वन ऑफ दैम। तो यूएसएमएलई वर्सेस प्लैब, आपने यूएसएमएलई का क्यों नहीं सोचा इस तरह से था कि उसको एक ऑप्शन ज़रूर रखा था अपनी लाइफ में, मगर हमारे पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के साथ यूएसएमएलई की जर्नी और यूएस की लाइफ इन लाइन नहीं लग रही थी हमें। वो कंपैटिबिलिटी नहीं मिली। हाँ, क्योंकि हर बंदे का राइट और रॉन्ग होता है उसकी लाइफ का। तो हमें लग रहा था कि ये एक राइट लाइफस्टाइल नहीं होगा हमारे लिए कि अगर हम यूएसएमएलई करके, यूएसएमएलई तो एक एग्जाम है, उसके बाद आपने एक लाइफ चूज कर ली है ना अपने लिए कंट्री में। तो इसलिए फिर हमने उसको रूल आउट कर दिया था कि नहीं, ये नहीं। तो फिर आपका रुझान जो प्लैब की तरफ हो गया। तो प्लैब के मतलब आप गाइड करें, लाइक मतलब वहाँ हमें लैंग्वेज एग्जाम पास करना पड़ते हैं, फिर प्लैब 1 है, फिर प्लैब 2 है। एंड लैंग्वेज एग्जाम्स के अंदर भी डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं। 2 रिकमेंडेड जो पाथवेज हैं, इधर यू कैन अपीयर इन द आईएलटीएस और आप ओईटी दे सकते हैं। तो आपने कौन से लैंग्वेज एग्जाम को प्रेफर किया? मैंने आर्ट्स किया था, वेरी वेल, जो कि एक अच्छी ऑप्शन नहीं कंसीडर की जाती अगर आपने प्लैब रूट करना है। ओईटी एक रिलेटिवली इजियर एग्जाम है, मगर मुझे ये था कि मैं आर्ट्स कर लूंगी, तो एक दफा ट्राई करके देखते हैं, अगर हो गया तो सही है, वरना फिर ओईटी कर लेंगे। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपने कितने बैंड्स लिए? चलिए आज ये बताएं। मेरा आया था 9988। 9988, वाओ, वेरी वेल डन। तो नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है बड़ा कॉमन सा। ये यूके में आप किस रूट के जरिए आए? आपने प्लैब 1 एंड प्लैब नॉर्मली जो मैंने देखा है ट्रेंड ये है कि लोग जो है वो जीएमसी का जो पहला पार्ट है वो ये पाकिस्तान में देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा छलांग लगाएं तो साउथ एशियन नेशंस में, कहीं बांग्लादेश में, कहीं श्रीलंका के अंदर, कहीं नेपाल के अंदर सीट वगैरह बुक कर लेते हैं और दे देते हैं। तो आपका प्लैब 1 कहाँ पे आपने दिया और प्लैब 2 कब हुआ? और ये कैसा जर्नी था, कौन सा रूट था आपका? मेरी जीएमसी प्लैब रूट से है, जैसे आपने कहा मोस्टली इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स करते हैं, मगर ये है कि हम लोग इन द मिडल ऑफ पेंडेमिक हम यूके आ गए हुए थे, तो इसलिए फिर मैंने अपना प्लैब, अपना आर्ट्स सब कुछ यूके में ही दिया है। तो यूके में प्लैब 1 मैंने दिया था इन द स्टार्ट ऑफ 2021, और उसके बाद मैंने विद इन अ फ्यू वीक्स मुझे प्लैब 2 की डेट मिल गई थी, तो फिर मैंने वो दिया था। काफ़ी जल्दी हो गया था, मगर ये कि हो गया एट द एंड ऑफ द डे। एफर्ट बहुत ज़्यादा करना, एट द एंड ऑफ द डे हो गया। एट द एंड ऑफ द डे, माशाल्लाह। ये तो बहुत, वैसे मैं भी यहाँ पे अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये मेरी लाइफ के अंदर बहुत क्वाइट अ फ्यू एक्सेप्शंस, मतलब मैं अगर टू बी ऑनेस्टली आपके साथ बात करूँ तो बहुत कम मैंने अफराद ऐसे देखे हैं जो इतना क्विक वे से जीएमसी रजिस्ट्रेशन लेते हैं। जो फैसिलिटीज़ आपको आपके मुल्क के अंदर मिलती हैं, इवन इन पासिंग द लैंग्वेज एग्जामिनेशन,
आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, यहाँ पे उस लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। यहाँ पे तो ये कहा जाता है कि इवन के यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो लैंग्वेज एग्जाम की है वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन समटाइम कर जाती है। राइट आफ्टर गेटिंग GMC रजिस्ट्रेशन आपका जर्नी क्या था? आपने किस लेवल पे जॉब का आगाज़ किया एंड कितना आपने सर्व किया एंड क्या वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर आपने काम किया? सो GMC रजिस्ट्रेशन विद इन अ मैटर ऑफ डेज हो जाती है अगर आपने डॉक्यूमेंट्स पहले इन लाइन रखे हुए हैं अपने। तो उसके बाद बल्कि मैंने उससे पहले ही जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर दिया था, क्योंकि GMC के बाद एक मुश्किल स्टेप जो गिना जाता है वो जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस और फिर इंटरव्यूज और ये सारा चीज़ जॉब सिक्योर करना है। तो जो जॉब्स एप्लीकेशन का प्रोसेस है यहाँ पर मोस्टली दो वेबसाइट्स के थ्रू होता है, NHS जॉब्स और ट्रैक जॉब्स। उन पे आपने प्रोफाइल बनानी होती है जो कि आपकी ऑब्वियसली शॉर्टलिस्टिंग कराती है और फिर आपके इंटरव्यूज होते हैं। तो मेरी फर्स्ट जॉब विद इन 2 months हुई थी और वो सरे में हुई थी, फ्रिमली हेल्थ नाम के NHS ट्रस्ट में, जिसका हॉस्पिटल था फ्रिमली पार्क हॉस्पिटल। तो वहाँ पे मैंने शुरू किया। एंड कैसा एक्सपीरियंस था आपका? अच्छा एक्सपीरियंस था, मगर ऑब्वियसली एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि फर्स्ट NHS जॉब थी, आप एक नए हेल्थ केयर सिस्टम में आके काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको आती होती हैं आपको वो भी नहीं करनी आ रही होती, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल बात है। हर बंदा वेलकमिंग होता है, आपकी टीम को पता होता है कि आप एक नए बंदे आए हैं, और उसमें बस टिप ये है कि हर एक से पूछें। इफ यू आर नॉट श्योर तो हर एक से पूछें, हर चीज़ पूछें। वेरी वेल डन, वेल। एंड एक और बात चलें, ये मिलती जुलती बात है, बहुत से मेडिकल ग्रेजुएट हमसे भी पूछते हैं, इवन क्वाइट फ्यू ऑफ देम आर GMC रजिस्टर्ड एज वेल। तो अब GMC रजिस्टर्ड डॉक्टर जो है वो भी इवन यहाँ सैचुरेशन बढ़ी हुई है। आज आप देखें तो यूके के अंदर जो जॉब्स हैं इन्होंने 3 कैटेगरीज बना दी हैं। दे प्रेफर ऑल दोज पीपल हु हैव राइट टू वर्क इन यूके, जो यूके के अंदर हैं, यूके के शहरी हैं या EU के शहरी हैं दूसरे नंबर पे, एंड थर्ड नंबर पे इनको चाहिए होता है साउथ एशियन रीजन से या फिर इंटरनेशनली ग्रेजुएट। आपको बहुत क्विकली जॉब मिल गई, क्या इसके अंदर आप समझती हैं कि आप वक्त से पहले यूके आ गई थी, इनका इस चीज़ का फ़ायदा हुआ आपको? मैं कहूँगी एक फैक्टर ज़रूर था, क्योंकि मैं अवेलेबल थी जल्दी जॉब स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि एक हद तक ये बात आप कह सकते हैं कि इनकी एक प्रेफर्ड लिस्ट है या कोई डिग्रीज ऑफ प्रेफरेंस है, मगर ये है कि हर जगह शॉर्ट स्टाफिंग है, हर एक को बंदा जल्दी चाहिए। तो जब बंदा ऑब्वियसली यहाँ पर अवेलेबल होगा तो उसने वीज़ा अप्लाई नहीं करना, उसके आने जाने में टाइम नहीं लगना। तो एक फैक्टर ये था, मगर ये है कि आपकी जॉब एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है कि हाउ हार्ड यू आर वर्किंग ऑन दैट। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आप सजेस्ट ये करती हैं हमारी ऑडियंस को कि जॉब एप्लीकेशन के ऊपर काम करना भी उतना ही सिग्निफिकेंट है जितना कि आप GMC रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि वो आपका ऐड है ना, आप अपने आप को बेच रहे हैं। बिल्कुल। So it should be. अब चलें, एक बड़ा ही जो आज की जितनी भी हमारी जो कन्वर्सेशन हुई है उसका कह लें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस ऑफ द कन्वर्सेशन, कि लोग समझते हैं कि जूनियर डॉक्टर जो है वो यूके के अंदर वो अपना करियर आगे बढ़ा नहीं सकता। माशाल्लाह अब आप GP ट्रेनिंग करने जा रही हैं, फ्यूचर के अंदर 2-3-4 साल के अंदर आप यहाँ पे GP होंगी। आपने GP ट्रेनिंग ही क्यों ऑप्ट की, नंबर 1, एंड नंबर 2, आपके इस पाथवे के अंदर क्या हर्डल्स थी और आपने कैसे उन हर्डल्स को अबूर किया और अपनी वो जो अचीवमेंट है उसको किया। ये सारे आपके जितने आपने जो स्टेप्स लिए वो काइंडली ब्रीफली हमारी ऑडियंस को बताएं, ताकि आपकी ये जो बात है ये सदका जा रही है उन तमाम लोगों के लिए जो हमें सुन रहे हैं और जो एस्पायर करते हैं, जो यूके आना चाहते हैं, उनके लिए वाकईतन आप एक रोल मॉडल हैं। आपका काफ़ी मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन है, तो पारी पारी पकड़ते हैं इसके पार्ट्स को। पहली बात ये कि मैंने GP ट्रेनिंग क्यों चूज़ की। हर बंदे का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है जिसको वो लेके अपने प्रोफेशनल लाइफ को चलना चाहता है। मैं अपने लाइफ सेट में अपने वर्क लाइफ बैलेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, तो जब मैंने बाकी स्पेशलिटीज़ में कम करके देखा और हॉस्पिटल लाइफ गुजार के देखी, तो मैंने ये देखा है GP एक ऐसी जगह है प्राइमरी केयर जिसमें मैं एंजॉय भी करूँगी, पेशेंट इंटरेक्शन भी लॉन्ग टर्म होता है, और दूसरी बात यह है कि आप अपने हिसाब से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं, जो कि हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट इतना ज़्यादा नहीं कर सकता होगा वो भी, मगर इतना जल्दी और इतने वर्सटाइल एरिया में नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने GP चूज़ की। दूसरी बात, GP चूज़ करने के बाद क्या क्या स्टेप्स लिए इसको करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो हर स्पेशलिटीज़ का यूके में हेल्थ केयर सिस्टम की ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हर स्पेशलिटी के लिए डिफरेंट है। तो जो GP के लिए रूट है वो ये है कि आपने एक
एप्लीकेशन प्रोसेस होती है जो कि एक जनरलाइज नेशनल वेबसाइट है, ओरियल उसका नाम है। उस पर आपने एक अकाउंट बनाना होता है जो कि एक जनरल रजिस्ट्रेशन की तरह जैसे आप किसी भी वेबसाइट पर बनाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट साल में 2 दफ़ा उस पर एड्स ओपन करती है जो कि जॉब एप्लीकेशन होती है एज अ जीपी ट्रेनिंग। वो जॉब्स अप्लाई हुई स्टार्ट हुई सितंबर में, मैंने अप्लाई किया उस पर सितंबर में, और उसके बाद ये आपकी लॉन्ग लिस्टिंग होती है और आपको इनविटेशन टू सिट इन एग्ज़ाम आती है। और वो एग्ज़ाम उसको कहते हैं मल्टी स्पेशलिटी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, MSRA। वो आपका क्लिनिकल और सिचुएशनल जजमेंट असेसमेंट इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। एक MCQ पेपर होता है जो आपने देना होता है कंप्यूटर बेस्ड। वो इनविटेशन आती है, आपने उसको बुक करना होता है, उसकी तैयारी करनी होती है और वो एग्ज़ाम देना होता है। फिर उस एग्ज़ाम को ये लोग यूज़ करते हैं आपके रैंक बनाने में और आपके फिर आगे प्रेफरेंस में कि आप कौन से एरिया में ट्रेनिंग करना चाहते हैं। वेरी वेल डन। चलें, ये यहाँ पे तो आपने पूरा प्रोसीजर गाइड किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को ये जो प्रोसीजर है इसकी समझ भी आई होगी और वो इसको ऑप्ट भी करेंगे। अगर आप जीपी खुद को जीपी बनता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली इनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या इस सारी जितनी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसके अंदर कहीं पे भी किसी भी लेवल के ऊपर यूके के अंदर आपको कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन फील हुई? नहीं, मेरा नहीं था। मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक तो मुझे डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई चीज़ नहीं नज़र आई, मगर ऑब्वियसली इसमें कुछ आपने अपनी अडेप्टेबिलिटी भी शो करनी होती है जो कि आपके वर्क लाइफ में भी होती है, आपकी प्रोफेशनल इंटरेक्शंस में भी होती है। अगर आप विलिंग टू अडेप्ट इन अ न्यू एनवायरनमेंट हैं तो मेरा नहीं ख्याल कोई मसला होगा। और एप्लीकेशन प्रोसेस 100% सबके सामने होता है, आपको पता होता है मेरा रैंक ये है, आजकल इतने रैंक की एप्लीकेशंस आ गई हुई हैं, मेरा इतने नंबर के बाद आएगा, तो डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट मुझे नहीं मिला। वेरी वेल डन। ये एक लाइव एग्जांपल है उन तमाम अफराद के लिए, मेरे तमाम नाजरीन के लिए जो ये समझते हैं कि शायद रेसिज्म का या डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट यूके के अंदर मौजूद है। तो अब जाने से पहले मैं सिर्फ एक बात आपसे और पूछूंगा, वो आपका पॉजिटिव मैसेज है उस तमाम यूथ के लिए, स्पेशली हमारी जो कौम की फीमेल्स हैं उनके लिए। 51% के करीब पाकिस्तान की जो आबादी है वो फीमेल है, जिसके अंदर आप देखें सेंट्रल पंजाब या नॉर्दर्न पंजाब के अंदर आपको पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं, लेकिन आज भी जो पाकिस्तान के अंदर जो फीमेल की एजुकेशन है, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्टिग्मा समझी जाती है। तो आप उन तमाम वालिदैन को क्या पैगाम देंगी जो फ़र्क करते हैं इस बात के ऊपर, सिर्फ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, कि अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते? आप एक कामयाब बेटी हैं, कामयाब बेटी के तौर पे आपका कौम की बेटियों के लिए क्या पैगाम है? अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ तो मेरा ख्याल है उन बेटियों से पहले मैं उनके पेरेंट्स के माइंडसेट को चेंज करूँगी, क्योंकि ये अब वो दौर नहीं है कि आपको खेतों में काम करने के लिए अफरादी क़ुव्वत ज़्यादा चाहिए या फिज़िकल पावर ज़्यादा चाहिए पैसे कमाने के लिए। अब बेटी भी उतना ही कमा सकती है जितना बेटा। तो अगर आप उसको अच्छी तालीम देंगे, वो अपनी ज़िंदगी भी अच्छी गुजार सकेगी और अपने साथ रहने वाले की भी ज़िंदगी ऑब्वियसली अच्छी गुजारेगी और अपने बच्चों की भी कल को। तो बच्ची को पढ़ने दें, उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने दें, क्योंकि मेरा मैसेज उन पेरेंट्स के लिए यही है कि आपकी बच्ची आपके दौर के लिए पैदा नहीं हुई, आपसे अगले दौर के लिए पैदा हुई है। तो बेटियों के लिए मैसेज ये है कि सीज़ द डे, आपके लिए जो राइट चॉइस है, जो आपके ख्याल में आपको ज़िंदगी में करना चाहिए। इट डजंट हैव टू मेक सेंस फॉर एवरीबॉडी, इट डजंट हैव टू मेक सेंस फॉर योर पेरेंट्स और योर हस्बैंड। अगर आपको लगता है कि मुझे ये कोर्स करके आसानी होगी, सो जस्ट डू दैट कोर्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो का जो फॉर्मेट है, हमारे गेस्ट जो हैं उनकी बातों ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया होगा। मैं भी इस पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि देखें, आजकल जो है दुनिया 21st सेंचुरी में मतलब हम जी रहे हैं, जिसके अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा। अगर आप काबिल फीमेल हैं, अगर आप कुछ करना चाहती हैं, तो आपके पास एक लाइव एग्जांपल मौजूद है। उकाड़ा बहुत बड़ा मेरा शहर नहीं है, बहुत छोटा सा शहर है। अगर आप इसको दुनिया के नक्शे के ऊपर जूम करके भी देखना चाहें तो शायद आपको उकाड़ा का नक्शा भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप काबिल हैं तो आप उकाड़ा से उठकर यूके के अंदर एक कामयाब डॉक्टर भी हो सकते हैं। और इस कामयाबी के पीछे आपका मेल या फीमेल होना मैटर नहीं करता।